पाकिस्तान हमेशा से डबल गेम खेलता रहा है। एक तरफा वो ईरान से मुस्लिम भाईचारे की बात करता है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए ईरान के खिलाफ हर संभव मदद देख करता दिखाई देता है। इसी तरह का डबल गेम क्या डोनाल्ड ट्रंप भी तो नहीं खेल रहे, जिनके सीज फायर को खत्म होने में 72 घंटे का समय बचा है। लेकिन इस दौरान अमेरिकी सेना ने अपने 8000 मरीन कमांडो पश्चिम एशिया में ईरान पर कार्रवाई करने के लिए उतार दिए हैं। Their Navy's gone, their Air Force is gone. डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान का युद्ध जीत गए हैं, तो फिर वो अमेरिकी नौसेना की सबसे घातक यूनिट पश्चिम एशिया में क्यों तैनात कर रहे हैं? सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, जिसका शक ईरान को भी हो चुका है। इसलिए उसने अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान ने जिस यूएसएस अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया, वो परमाणु इंजन से चलने वाला विमान वाहक पोत है, जो मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से लैस अमेरिकी नौसेना की शक्ति का प्रतीक है। सवाल ये है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को छोड़कर ईरान का परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना क्या बताता है? क्या अमेरिका से खतरा बढ़ने के चलते ही ईरान जमीन के अंदर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है? ट्रंप ने सोमवार को शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन 3 दिन बीत जाने पर भी शांति होती नहीं दिखती। ऐसे में इजराइल के आसमान पर उड़ती ये मिसाइलें यही दिखाती हैं कि युद्ध जारी है। IRGC के इजरायली ठिकानों पर हमले के 80वें चरण का वीडियो जारी करना, इराक में अमेरिकी काउंसलेट के पास हमले के बाद जलती ये इमारत क्या 72 घंटे बाद खत्म हो रहे सीज फायर के बाद की हकीकत से खबरदार करती हैं? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से ईरान के तेवर हैं, उससे लगता है कि 72 घंटे बाद अगर शांति नहीं हुई तो फिर भयानक युद्ध हो सकता है। इसकी वजह शुक्रवार को पश्चिम एशिया पहुंच रहे अमेरिकी सैनिकों की बड़ी खेप है। जो अगले चरण में अमेरिका के लिए जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 31वीं एक्सपीडिशनरी यूनिट के लगभग 2200 मरीन जो यूएसएस ट्रिपोली पर सवार होकर आ रहे हैं, वो शुक्रवार को मैदानी जंग में पहुंचने वाले हैं। उनके साथ एक एम्फीबियस लैंडिंग डॉक यूएसएस न्यू ऑरलियंस भी होगा। 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के लगभग 2500 और सदस्य भी यूएसएस बॉक्सर जंगी जहाज के साथ मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइम पत्रिका ने बताया है कि अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से एक कॉम्बैट ब्रिगेड की संभावित तैनाती पर भी विचार हो रहा है। ये डिवीजन करीब 3000 सैनिकों वाली एक तत्काल प्रतिक्रिया बल के तौर पर काम करती है, जो दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के भीतर तैनात होने में सक्षम है। इन सब को मिला लें तो करीब 8000 अमेरिकी सैनिक शुक्रवार और उसके 1-2 दिनों के अंदर पश्चिम एशिया में ईरान के पास तैनात होने वाले हैं। Their communications again, that's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. सवाल ये है कि अगर ईरान ने वाकई में घुटने टेक दिए हैं, उसकी सेना बुरी तरह तहस नहस हो गई है। ट्रंप अगर ईरान के नेताओं से बात कर रहे हैं, तो फिर सैनिकों की इतनी बड़ी तैनाती क्यों? Are you deploying the additional troops to the region for deterrence or to optimize your operational capabilities? Well, I would say this, that if I told you the answer to that question, my military people would be very happy. But we have a lot of troops, we have unlimited ammunition, we have the greatest equipment in the world, and we are decimating Iran. अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप जिस बातचीत की बात कर रहे हैं, उसका कुछ खास मतलब नहीं है। असल में ट्रंप युद्ध के अगले चरण की तैयारियों के लिए वक्त काट रहे हैं। टाइम मैगजीन ने कई सैन्य विशेषज्ञों के हवाले से बताया है कि शक बेबुनियाद नहीं है। माइकल पैट्रिक मुलरॉय, जो 2017 से 2019 तक ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मध्य पूर्व के लिए रक्षा के पूर्व उप सहायक सचिव थे,
उन्होंने टाइम को बताया है कि 11वीं यूनिट को शामिल करने से मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से ये इस बात का संकेत है कि कोई इन यूनिट के साथ कुछ करने की योजना बना रहा है और उन्हें इन दोनों की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 50,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर इन्फेंट्री यूनिट्स नहीं हैं, जिन्हें किसी देश पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया हो। मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स अलग होती हैं। ये एम्फीबियस असॉल्ट फोर्स होती है जो समुद्र से काम करती है, आगे तैनात रहती है और अक्सर किसी भी संघर्ष वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचती है। सवाल ये है कि इनकी तैनाती अमेरिका क्यों कर रहा है? We're roaming free. We can do whatever we want. And as you know, today we were going to have the privilege of shooting down a very big electric generation plant, one of the biggest in the world. And one shot to the right location ends the plant, it collapses. अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के दौरान मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स का इस्तेमाल किया था। 2003 में इराक पर हमले के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था। तालिबान के लड़ाकों को काबुल में इसी टीम ने खदेड़ा था। यानी अमेरिका का मकसद तेहरान से ईरान के शासकों को खदेड़ना हो सकता है। तो क्या यही वजह है कि ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका से बातचीत से इनकार किया जा रहा है? Let's begin with the biggest question that everybody is now asking. Are you in talks? Is Iran in talks with the US, direct or indirect? Yeah, thank you. As we have made it clear yesterday, there is no talks or negotiations between Iran and the United States, as it has not been such a negotiation for the past 25 days of their illegal war against Iran. ईरान बातचीत से इनकार कर रहा है। अमेरिका बातचीत के दावे के साथ जल और थल दोनों जगहों पर लड़ने में माहिर गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाले अपने सैनिकों की तैनाती करने में लगा है, जो शांति के लिए बातचीत के ट्रंप के दावों पर सवाल उठाता है। बताता है कि आखिर ट्रंप की बातों पर ईरान भरोसा क्यों नहीं कर रहा। आज तक ब्यूरो।